नमस्ते, आज हम बात कर रहे हैं बालूचिस्तान की और आपने सुना होगा ये खबर में काफ़ी आ रही है कि 100 पाकिस्तानी हॉस्टेजेस मोस्टली आर्मी के मेन अभी भी किडनैप्ड हैं और कई सारे पाकिस्तानी ऑफिसर्स मारे गए हैं। ऑफिशियल एस्टिमेट्स 40 से 50 बोल रहे हैं बट ऑफिशियल एस्टिमेट्स कई बार अक्सर गलत होते हैं। तो इस रीजन के बारे में बात करना ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से जैसे यज़ीदीज़ का एथनिक क्लेंजिंग, नरसंहार हुआ है, वो एकदम मीडिया से बाहर रहा है ना? तो बलोच जो लोग हैं, वो मेनस्ट्रीम पाकिस्तान से अलग है, वो बालूचिस्तान में रहते हैं। ये रीजन आता है ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के बीच में स्प्लिट है। काफ़ी बड़ा एरिया है। अब यहाँ के लोग अभी तक के इंडिपेंडेंस आपको पता ही है पाकिस्तान का 1947 में जब हुआ, उसके बाद से लेकर आज तक वैसे बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने हमला करके उनको एनेक्स किया है 1948 में। तो 1948 में जब उनको एनेक्स किया तब बलोच लोगों को ऑलरेडी काफ़ी गंभीर एक चोट पहुँची क्योंकि उनको लगा कि उनके साथ धोखा हो गया है। कारण वो कुछ समय पहले ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी थी उन्होंने। तो जब 1948 में ये हुआ और वो रीजन एनेक्स करना फॉर एनी इंडिपेंडेंट नेशन काफ़ी स्मार्ट प्लान है। कारण बलूचिस्तान में बहुत रिसोर्सेज़ हैं, नेचुरली अकरिंग रिसोर्सेज़। तो पाकिस्तान का 45% नेचुरल गैस और कई सारे मिनरल्स और बहुत सारा लैंड, सब कुछ बलूचिस्तान। फिर इतने रिसोर्सेज़ होने के बावजूद क्यों हैं गरीब उधर के लोग? कारण उन्होंने जानबूझ के बलोच के जो लोग हैं, उनको दबा कर रखा। पाकिस्तान की जो स्टेट गवर्नमेंट है, कभी भी उनको ऐसा डर था कि ये इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो स्वतंत्र होना चाहते हैं जैसे कि वो थे। और हर देश में कुछ समय तक ऐसा होता है, लेकिन बात ये है कि उन्हीं से सारे रिसोर्सेज़ लेकर उनको बिल्कुल डेवलप नहीं करना। कि आप एक है फ़ोर्स करें, दूसरा है कि उनको साथ-साथ डेवलप करें ताकि वो खुश भी रहें, उनको डिपेंडेंसी एक बन जाए कि अगर मैं पाकिस्तान छोड़ के चले जाऊँगा तो मेरे पास ये गाड़ी, ये रास्ते, ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास नहीं रहेगा, हम कोई और आके ले लेगा। बट उनको ये सब का कोई लाभ नहीं मिला। जितना लाभ था पाकिस्तान के बाकी रीजन्स को मिल रहा है, बाकी प्रोविंसेस को मिल रहा है। जो बलूचिस्तान का प्रांत है, वो पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा प्रांत है और उनको नहीं मिल रहा है। और उनके जो लोग हैं वो अपने आप को अलग मानते हैं बाकी पाकिस्तानियों से। देखिए पाकिस्तान में पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोच है, पश्तून हैं। तो वो अपने आप को अलग मानते हैं। तो और पाकिस्तान की जो आपको याद होगा अगर 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था, उसका एक मेन कारण ये था कि जो पाकिस्तानी पंजाबी लीडरशिप थी, उनको बांग्लादेशी प्रधानमंत्री इवन इलेक्टेड वाला नहीं चाहिए था और जो बंगालियों के साथ बर्ताव होता था, वो पाकिस्तानी पंजाबियों का बहुत-बहुत बुरा व्यवहार था उनके साथ और बहुत टॉर्चर सहते थे और बहुत एक जेनोसाइड हुआ था एथनिक क्लेंजिंग इवन इनफैक्ट धर्म, मज़हब ये सब का तो बहुत ज़्यादा था पर इसके ऊपर से ये भी था कि बंगाली लोगों को मुसलमान हो तो भी नहीं पसंद करते थे वो। तो उधर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी पहचानी हुई चीज़ें हैं। तो इस वज़ह से जो बालोच लोग हैं वो अपने आप को बहुत अ दलित महसूस करते थे। तो उस हिसाब से उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किए, कुछ-कुछ लोग लिखने, बोलने लग गए, पीसफुल प्रोटेस्ट्स होते थे। कई बार इंसर्जेंसीज़ भी होती थी। उनका जो ये स्वतंत्र होने की इच्छा है, वो कभी मरी नहीं। वो जितने बार हो सकता था इकट्ठा होकर इंसर्जेंसी भी करते थे। इनफैक्ट ये जो ट्रेन हाइजैकिंग है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। कई बार अटेम्प्ट हुआ है, 2017 में लास्ट अटेम्प्ट था। बाकी जो प्रोटेस्टर्स हैं, इंटेलेक्चुअली बात करते हैं, जो केवल ह्यूमन राइट्स के तौर से बोलते हैं, वो लोग भी कई सारे थे। पर मुझे करीमा बलोच की कहानी हमेशा याद रहेगी क्योंकि मैंने पढ़ा था जब ये हो रहा था, आई ऑलरेडी न्यू ऑफ हर एक्टिविटीज़ एंड वो बहुत प्रोमिनेंट थी। वो काफ़ी जानी-मानी गई थी, उसको इंटरनेशनल कवरेज मिला था। ऑफ़ कोर्स नादिया मुराद जैसी यज़ीदियों की एक रिप्रेजेंटेटिव बन के आती है, मलाला यूसुफ़ज़ई जो पाकिस्तान एंटी तालिबान
एक्टिविस्ट बन के इनिशियली गई थी, अब तो उनका कुछ और ही अलग चर्चाएँ हैं। लेकिन करीमा बलोच भी उसी तरह की एक ह्यूमन राइट्स प्रोटेस्टर थी। ऑफ़ कोर्स नादिया मुराद एक विक्टिम थी। तो करीमा बलोच को डर था कि उसको पाकिस्तान में उसके साथ बुरा हो सकता है, उसके घरवालों के साथ बुरा हो सकता है, इसलिए वो कनाडा भाग गई। 2020 में जो वो कनाडा भागी है, उसकी फिर एक उसका शव फिर पाया गया, क्योंकि वो उसको उसके घरवाले वगैरह सब ढूँढने लग गए, डिसअपीयर हो गई थी। तो जब जाँच-पड़ताल करी गई, तो केवल उसका शव मिला और वो सस्पिशियस डेथ में बोला गया, व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड कि वो मर्डर था। कारण आप जान ही रहे हैं कनाडा में किसका सबसे ज़्यादा चलता है, कितने खालिस्तानी हैं, कितने पाकिस्तानी हैं, उनका लॉबी कैसा है, उनका जो पॉलिटिशियंस के साथ नेक्सस कैसा है, ड्रग स्मगलिंग, उसका तो मतलब एकदम सेंटर बना हुआ है अभी कनाडा। तो करीमा बलोच गायब हो गई। अब जब किसी को कोई खबर नहीं मिली तो पुलिस को भेजा गया, फिर पता चला कि वो अब नहीं रही। एक और लेडी है शारी बलोच, इनकी भी कहानी मुझे याद है, क्योंकि अभी मैंने ढूँढा जब इस वीडियो के लिए तो इमीडिएटली एक बीबीसी आर्टिकल के सिवा कुछ मिला नहीं, और वो आर्टिकल वो नहीं है जो मैंने तभी पढ़ा था। आई रिमेंबर कि उस समय तो काफ़ी खबर थी उनके बारे में। तो शारी बलोच 2 बच्चों की मम्मी थी, है ना? अब एक माँ जिनके फैमिली है, ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती है कि उनका, एंड शी वाज़ हैपीली मैरिड, बहुत पढ़ी-लिखी थी, ऐसी कोई अजीब इच्छाएँ नहीं होती हैं कि मतलब एक्सेप्ट कि मैं दुनिया अपने बच्चों के लिए बेहतर रखूँ। शारी बलोच सुसाइड बॉम्बर बन के एक सीपैक की चाइनीज़ फैसिलिटी में जाकर एक्सप्लोजिव्स के साथ मारी गई। आई मीन शी किल्ड हरसेल्फ, उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग करी। एंड अगर मिले तो मैं उनका प्रोफाइल ज़रूर लिंक करूँगी। तो देखा जाता है कि बलोच जो लोग हैं, उनको ये सीपैक की एक्टिविटीज़, चाइनीज़ इंटरफेरेंस भी एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइटेशन लगती है, कारण एक्सप्लॉइट तो हो ही रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। अब क्या चाइनीज़ भी आगे कर रहे हैं। अब बाकी देखा जाए, कभी ईरान करेगा, कभी कोई और करेगा, पर बात ये है कि इधर बहुत सारे एक्सटर्नल इंटरेस्ट है, आप समझ ही रहे हैं, इतना रिसोर्स रिच अगर कोई एरिया हो, आप सोचिए अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका में इतने नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, डायमंड्स, गोल्ड, ऑयल, गैस सब है। तो क्यों यूरोपियन देशों को उनका लाभ होता है, जबकि अफ्रीकन तो गरीब रहते हैं? वाइल्ड लाइफ, लैंड, इतने गरीब लोग हैं अफ्रीका में, क्योंकि जो रिसोर्स रिच देश होता है, उनके पास एक इकोनॉमिक, मिलिट्री क्षमता भी बहुत ज़रूरी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी, क्योंकि अपनी स्वतंत्रता अगर रखनी हो, तो ये सब के बिना आप स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। अगर आज भी बलूचिस्तान अलग हो गया, बिना कोई सहायता के, बिना ईरान के आने के या अफ़गानिस्तान की सहायता के, कैसे रहेगा बचा हुआ? क्या पता इन्हीं देशों में से कोई उनको फिर उन पे फिर हावी पड़ जाए और फिर उन्हीं को एब्ज़ॉर्ब कर ले फिर। तो स्वतंत्रता एक केवल गर्व या स्वाभिमान से नहीं होता है, और इनके लोग केवल उसी वजह से नहीं कर रहे। वो कह रहे थे, पहले ये कह रहे थे कि हमको थोड़ी मतलब फ्रीडम इज़ वन थिंग, बट कुछ डेवलपमेंट तो हो उनकी जगह। इतने दरिद्र रहे हैं वो, लेकिन कोई उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जब भी कोई कुछ बोलता था, तो आ जाती थी आईएसआई, आ जाती थी आर्मी और उनको दबा देती थी। तो इस वजह से उनके लोगों में ये जो गुस्सा था, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और ये इंसर्जेंसी कभी नहीं रुकी, और अब काफ़ी वाइड स्प्रेड सारे बलोच लोगों में काफ़ी वाइड स्प्रेड वो हो रहा है। आप देखेंगे अभी इंटरनेट पर कई सारे लोग हैं जो खुशी मना रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अब यार पाकिस्तान की जो आर्मी है, उधर ऐसे लोग हैं जो शायद ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो, बट ऑर्डर्स फॉलो करने में आप निहत्थे सिविलियन प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं। लोगों को एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है।
जो ज़बरदस्ती का गायब किया जाता है लोगों को, वो उधर बहुत ज़्यादा होता है बलूचिस्तान में। कई-कई सारे लोग मतलब 100-100 लोग गायब हुए हैं। जैसे ईरान करता है अपने रेजिम में, वैसा ही पाकिस्तान करते रहता है बलूच लोगों के साथ। उनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है, तभी सुनता है जब वो ऐसी हरकतें करते हैं। आपने देखा ही है यज़ीदियों का मैं फिर बोलूँगी कि आपने देखा है आप जैसे देखें हिंदुओं का कोई सुन रहा है बांग्लादेश में कोई इंटरनेशनल कवरेज नहीं है। इधर हम कोई-कोई बोलते हैं ट्विटर पर वगैरह बट कोई इंटरनेशनल कवरेज नहीं है। तो उसी प्रकार से जब बलोची ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमने ट्रेन हाइजैक किया है, हमने केवल पुरुषों की हत्या करी है और वो आर्मी के सोल्जर्स थे, उन्होंने हमारे साथ बुरा किया हमने उनके साथ बुरा किया, हम महिलाएँ और बच्चों को छोड़ रहे हैं। अब ऐसा पता नहीं कि वो कुछ आई विटनेसेस ने ऐसा कोरैबोरेट किया है बट ये थोड़ा अलग एकदम पॉलिटिकल रख रहे हैं अपने हरकतों को व्हिच इज़ उनका जो मोटिवेशन है इसके पीछे उसका पता चल चल रहा है। ये केवल एक थॉटलेस टेररिस्ट वैसा नहीं है, थोड़ा ऑर्गेनाइज़्ड टाइप की सोच लग रही है कि हाँ भई हम इनको अटैक करेंगे और आर्मी के प्रति हमारा हमला रहेगा और आर्मी के अगेंस्ट हमारा हमला रहेगा और वैसे ही प्रोसीड कर रहे हैं। और आपने सुना होगा वो रीजन काफ़ी अनस्टेबल हो गया है। तो क्यों? अब हम देखते हैं कि क्या और बाहरी इंटरेस्ट्स हैं उधर, क्योंकि जितने सारे देश हैं आस-पास, सबके कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान है, अब तालिबान को चलिए बनाया पाकिस्तान ने, लेकिन अब क्या कि अफ़गान जो है, वो सोचते हैं कि पाकिस्तान ने उनको बेसिकली यूएस के हमले के लिए वो उनको दोषी मानते हैं। और उनके लोग अब पाकिस्तान के प्रति ज़्यादा प्रेम नहीं रख रहे हैं और तालिबान में भी उनको कोई असुविधा है नहीं कि पाकिस्तान उबलते रहे उधर ऐसे वैसे भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्षमता, आर्थिक क्षमता बहुत कम हो चुकी है। तो उनको ये सब देखने में कोई असुविधा नहीं है, तो इधर कोई तालिबान आके स्टेप इन करके उनको रोकने नहीं वाली है, हो सके तो मतलब वो आग में घी डालने को तैयार होगी। ईरान, अब ईरान और पाकिस्तान का थोड़ा संबंध अजीब है। ईरान से एक मिसाइल गई पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, तो उन और क्या है कि जो बलोच के लोग हैं मैंने बोला था आप सुने पहली बात तो ईरान में भी बलोच लोग हैं। तो उधर क्या उनको रेज़ीम के प्रति ईरान के जो सेटअप है, उनके अगेंस्ट माना जाता है। लेकिन अगर कोई और बलोच ही पाकिस्तान में कुछ कर रहे हैं, तो ईरान को ज़्यादा परेशानी नहीं है। और इंडिया इसमें किधर आता है कि ईरान के साथ चाबहार पोर्ट बना रहा है। साथ ही साथ चाइना ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, उधर ग्वादर पोर्ट बना रही मतलब बहुत इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है सीपेक के लिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपने सुना होगा ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर आता है और चाइना ने बहुत पैसे डुबाए और पिछले वर्ष कई सारे चाइनीज़ वर्कर्स की मृत्यु हो गई, की हत्या करी गई उधर क्योंकि ये इंसर्जेंसी या वॉलेटिलिटी वो रोक नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है बीएलए, ये कई सारे हरकतें की जा रही हैं, इनको आर्म्स का सप्लाई मिल रहा है, इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा है, नहीं तो उसके बिना ये करेंगे कैसे? तो इधर एक प्रॉक्सी वॉर सिचुएशन क्योंकि आप देखें दुनिया में अगर कोई वॉर आज की तारीख में चल रही है ना, केवल अपने लिए नहीं लड़ती है। उनके एलाइज़ होते हैं, उनको कोई पैसा देता है, उनको कोई वेपनरी देता है। हर चीज़ एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपको समझना चाहिए। इसका ये मतलब है कि कोई बाहरी इंटरेस्ट दूसरे देश को, दूसरे लोगों को अपने तरफ से लड़वा रहा है, खुद नहीं लड़ेंगे। यूएस की पिछली गवर्नमेंट यूक्रेन में पैसा देती रहेगी कि रशिया के प्रति लड़ते रहो। रशिया तो अपने पैसे दे रहा है मोस्टली, अपने पैसे दे रहा है। पर यूएस कहती है कि तुम लड़ो भाई लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। पर यूक्रेन तो इतना सा है उसकी आर्थिक क्षमता, मिलिट्री क्षमता किधर है? वो मतलब लड़ रही है, बाकी यूरोप के बिहाफ़ पे लड़ रही है, यूएस का होकर लड़ रही है। उसी प्रकार से आप अगर देखें, तो कई कॉन्फ्लिक्ट्स वैसे होते हैं। अब बलोच आर्मी इसलिए लड़ रही है ऐसा नहीं क्योंकि ये बहुत पुराना एक युद्ध रहा है उनका कि हम आज़ादी चाहते हैं, हम अलग होना चाहते हैं। तो ये कोई
केवल प्रॉक्सी नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि एक जेन्युइन वजह होती है और उसको बड़ा करने वाले बाहरी इंटरेस्ट आते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है। बाकी आगे की घटनाएँ क्या होने वाली है, कैसे जाने वाला है, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन एक सिंपल चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी देश अगर अलग होना चाहता है, अगर स्वतंत्र होना चाहता है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा लेवरेज होना चाहिए क्योंकि ये होना आसान नहीं है इस दिन और काल में। कारण कोई भी आस-पास के देश उनको एनेक्स कर सकते हैं, उन पे फिर हमला हो सकता है। यही हुआ था बलूचिस्तान के साथ। जब 1978 में उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, कुछ ही महीनों में पाकिस्तान ने उनको फिर जोड़ लिया अपने साथ और उनके लोग फिर से दबे रह गए। तो क्या होगा बाकी देश तो अभी आस-पास के देश उनके फ्रैंकली खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान से कोई खुश नहीं है आज की तारीख में। तो सब खुश है कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी हो रही है और सब देख रहे हैं। लेकिन बलोच के लोगों का क्या होगा, बलूचिस्तान अलग होगा कि नहीं ये देखने वाली चीज़ है। पर अभी तक जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और अगर आपको अच्छा लगा तो केवल एक लाइक छोड़ दीजिए, एकदम फ्री है और बहुत सहायता होती है इस चैनल की, आप देख ही रहे हैं बहुत कम व्यूअर्स हैं। तो हो सके तो केवल एक लाइक कर दीजिए और अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, फिर मिलते हैं।